चित्रा की शादी कुछ ही दिनों पहले लखीमपुर गांव में सागर से हुई थी। उसकी सास सुषमा देवी बड़ी ही कठोर स्वभाव की थी। सारे घर वाले उनसे डरते थे, यहाँ तक कि उनके पति सुंदरलाल भी उनसे कुछ नहीं कह पाते थे। एक बार की बात है, चित्रा ने खाने में नमक कम डाल दिया था। चित्रा, इधर आओ। जी मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, जी कौन लगाएगा है? ओ जी मम्मी जी, बोलिए क्या काम था? ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तो नमक ही नहीं है। अब जाने भी दो ना सुषमा, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? इसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। बहू, आज का तुम्हारा खाना कैंसल। आज अगर इसे किसी ने भी खाना दिया तो उसे भी सजा मिलेगी। सुषमा ये कहकर वहां से चली जाती है। खाने में नमक कम होने की सजा? ये मम्मी जी तो किसी हिटलर से कम नहीं है। पर मैं भी देखती हूँ कि मुझे खाना खाने से कौन रोकता है। चित्रा चुपके से आधी रात में रसोई में आती है और प्लेट में खाना लेने लग जाती है। इतनी भूख लगी है कि पेट में पूरा जू ही दौड़ रहा है। तभी सुषमा रसोई की लाइट जला देती है। मम्मी जी, वो मुझे भूख लगी थी इसलिए। मेरी बात न मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी, इतनी सी बात के लिए क्या कोई सजा देता है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, तुम्हें तो इससे भी बड़ी सजा देनी होगी, तभी तुम्हारे पर कटेंगे। सुषमा चित्रा को छत पर ले जाती है। अब तुम्हारी यही सजा है कि आज पूरी रात यही बिताओगी तुम। अरे मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। आप कहे तो मैं कल भी खाना नहीं खाऊंगी, परसों भी नहीं खाऊंगी, पर प्लीज मुझे ये वाली सजा मत दीजिए। सुषमा दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। मम्मी, प्लीज उसे जाने दो ना। अभी घर में नई आई है, इसलिए यहाँ के रूल्स नहीं जानती। नहीं जानती तो आज से जान जाएगी। और तू ना ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर, वरना कल तेरा नाश्ता भी कैंसिल हो जाएगा, समझा? चल जा, अंदर जाकर सो जा। चित्रा छत पर अकेली डर रही होती है। हे भगवान, प्लीज, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मुझे अभी और जीना है। प्लीज मेरी रक्षा करना। हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाने आऊंगी। तभी वहां बारिश होने लगती है और चित्रा भीग कर कांप रही होती है। ये मेरी सास हिटलर है, हिटलर। इतनी जालिम सास तो भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे। कोई नहीं, इनको तो मैं मजा चखाऊंगी। बहुत हो गया इनका राज इस घर में। मैं लाऊंगी अब इस घर में क्रांति। अगले दिन चित्रा को जुकाम हो जाता है और वो छींक रही होती है। तभी वहां उसके ससुर आ जाते हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक हूँ मैं ससुर जी। पूरी रात बारिश में खड़े होकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। और तो और सासू माँ की इतनी कठोर सजा पर किसी ने उन्हें डांटा भी नहीं। अरे बेटा, हम क्या करें, वो उसका स्वभाव ही ऐसा है। ससुर जी, आपका कंट्रोल नहीं है तभी तो ऐसा है ना। आप तो उन्हें कुछ कहते ही नहीं। वैसे आपको तो सजा मिल ही चुकी है इस बात की। कौन सी सजा बहू? अच्छी, सासू माँ से शादी करने की सजा। बुरा मत मानिएगा ससुर जी, लेकिन कल मैं बाजार गई थी ना, तो वो राशन वाले भैया भी हमारे घर के बारे में कुछ कह रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे, बताओ मुझे। मैंने उनसे कहा कि हमारे ससुर जी ही सब कुछ संभालते हैं, अब उन्हें ही राशन का खर्चा बता देना। तो कहने लगे, अजी कहाँ, वो तो बस जोरू के गुलाम हैं, असली राज तो सुषमा देवी का चलता है। अरे, ऐसा कहा क्या उसने? जी ससुर जी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो आपकी बहुत कदर करती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा सासू माँ के प्रकोप से बचा लेंगी, पर लोगों को तो लगता है ना कि आप जोरू के। चित्रा के ससुर जी वहां से गुस्से में चले जाते हैं। सासू माँ, अब आएगा मजा। सुषमा चित्रा को आवाज लगाती है और चित्रा तैयार होकर कहीं जा रही होती है। अरे, खाने का टाइम हो गया है, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ घूमने। खाना आज बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। क्या? तुम्हारे होते हुए खाना बाहर से ऑर्डर होगा? चुपचाप रसोई में जाओ और खाना पकाओ, नहीं तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। नहीं मम्मी जी, मुझे लेट हो रहा है, मैं तो चली मम्मी जी।
सुषमा चित्रा का हाथ पकड़ लेती है बहुत कस के और उसे रसोई की तरफ लेकर जा रही होती है। मम्मी जी, मेरा हाथ छोड़िए। चल तू पहले रसोई में चल और खाना पका। तभी वहां चित्रा के ससुर जी आ जाते हैं। सुषमा, हाथ छोड़ो बहू का। अरे आप चुप रहिए। तुम चुप रहो और जैसा मैंने कहा है वैसा करो, चुपचाप। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जैसे तुमसे बात करनी चाहिए वैसे। बहुत ढील दी है मैंने तुम्हें, लेकिन अब नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। ज्यादा कुछ कहा तुमने तो तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, समझी? छोड़ो बहू का हाथ। सुषमा ये सुनकर चौंक जाती है और चित्रा का हाथ छोड़ देती है। जाओ बहू, घुमाओ तुम सहेलियों के साथ, लेकिन टाइम पर आ जाना, खाना ऑर्डर करना है ना। और तुम सुषमा, ये जो आज तुमने किया है ना, आगे से होना नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। चित्रा खुशी खुशी अपना बैग लेकर जाने लगती है। सुषमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जालिम सासू माँ, अब आपका शासन हुआ खत्म। राजेश अपने बेटे सचिन के साथ कवि नगर में रहता था। सचिन की शादी कुछ ही दिन पहले ज्योति नाम की लड़की से हो जाती है। एक दिन सचिन और बहू, मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जी पापा, किससे मिलवाना चाहते हैं? अब इनसे मिलो, ये है सोफिया। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? सचिन और ज्योति सोफिया को देखते हैं और दंग रह जाते हैं। अब पिताजी, ये कौन है और आप इन्हें कैसे जानते हैं? मैं इनसे शादी करने वाला हूँ बेटा। सचिन और ज्योति ये सुनकर चौंक जाते हैं। अरे पर पिताजी, इस उम्र में आप शादी करेंगे? बेटा, मैं तो तेरी ही शादी का इंतजार कर रहा था। अब मेरे सर पर कोई जिम्मेदारी तो रही नहीं, और सोफिया और मैं एक दूसरे से कब से शादी करना चाहते थे। राजेश अपने बेटे की एक नहीं सुनता और वो सोफिया से शादी कर लेता है। सोफिया दरवाजे पर खड़ी होती है और ज्योति उसकी आरती कर रही होती है। पहली बार देख रहा हूँ कि एक फिरंगी सास का स्वागत एक देसी बहू कर रही है। ओफो, अब आप बस भी करिए ना, माँ है वो आपकी। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये सिर्फ मेरे पापा की पत्नी है। तुम्हें ये सब करना है तो करो, पर मैं इन्हें कभी अपनी माँ नहीं मानूंगा। सचिन वहां से चला जाता है। क्या हो गया सचिन को? चला क्यों गया वो? मम्मी जी, आप उनकी फिक्र मत करिए, आप इस कलश को पैर मारकर अंदर आइए। सोफिया कलश को लात मार देती है। ऑप्स, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आइए आइए, अंदर आइए आप। ज्योति रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहां सोफिया आ जाती है। क्या बना रही हो बहू? मम्मी जी, आलू पराठा बना रही हूँ। अब आज मैं ब्रेकफास्ट बनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी। सोफिया सबके लिए नाश्ता बनाती है और टेबल पर लाकर रख देती है। अरे ये क्या, आज ये सैंडविच क्यों बनाया है? ज्योति, आलू पराठा क्यों नहीं बना? आज नाश्ता मैंने नहीं, मम्मी जी ने बनाया है। ज्योति, इनसे कह दो कि मेरी माँ बनने की कोशिश ना करे। सचिन वहां से चला जाता है। सोफिया अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहां ज्योति आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? सचिन तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, पता नहीं मैं उसकी माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। एक दिन राजेश के बड़े भाई सुनील और उनकी पत्नी सुधा घर पर आते हैं और सब सोफिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई सोफिया, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, समझी कि नहीं? छाती, जेठानी का क्या मतलब होता है? ज्योति सोफिया को सारे रिश्ते समझाती है। सचिन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। जो रिश्तों के नाम भी ठीक से नहीं जानती, वे रिश्ते क्या निभाएंगी? बस भी करिए ना आप, मम्मी जी इतनी अच्छी है और एक आप है कि हर वक्त। सचिन वहां से चला जाता है। एक रात को सचिन की तबीयत खराब होती है। ज्योति बाहर आती है, तभी सोफिया भी आ जाती है। क्या हुआ ज्योति, इतने रात को बर्फ क्यों निकाल रही हो? मम्मी जी, इन्हें बहुत तेज बुखार है तो सोचा पट्टी कर दूं। क्या फीवर है सचिन को? सोफिया ज्योति से बर्फ और कपड़े ले लेती है और कमरे में जाती है। मैं पट्टी करती हूँ। ज्योति अपनी फिरंगी सास को अपने बेटे का ख्याल रखते देख बहुत खुश होती है।
सोफिया सारी रात सचिन का ख्याल रखती है। ज्योति सुबह उठती है तो देखती है कि सोफिया अभी भी सचिन के पास ही बैठी हुई है। अरे मम्मी जी, आप अभी तक यहीं हैं? जाइए, जाकर सो जाइए। ठीक है बहू, पर तुम सचिन का ख्याल रखना। सचिन उठता है तो उसका बुखार उतर चुका होता है। अब कैसा लग रहा है जी आपको? अच्छा लग रहा है ज्योति, तुम जो इतना ख्याल रखती हो तो ठीक तो मुझे होना ही था। इस बार आपका ख्याल मैंने नहीं, मम्मी जी ने रखा है। पूरी रात वो यहीं आपके पास बैठी हुई थी, अभी सुबह ही गई हैं। क्या सोफिया जी ने? हाँ जी, मम्मी जी। वो क्या ना, माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो अपने देश की हो या किसी और देश की। सचिन को एहसास होता है कि उसने सोफिया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो उनके पास जाता है। ज्योति ने मुझे बताया कि कैसे आप मेरे लिए पूरी रात जागी। अगर चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम होती है तो मदर कैसे उसका ख्याल नहीं रखेगी? तुम मेरे बेटे हो। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। राजगढ़ में राधा बहन अपनी 3 बहुओं के साथ रहा करती थी। राधा बहन का सारा दिन का एक ही काम था, आने जाने वाले लोगों को रोकना और उनसे बैठकर घंटों बातें करते रहना। एक दिन, अरे साधु महाराज, कहाँ जा रहे हैं? भिक्षा की तलाश में हूँ बेटी। अरे महाराज, तो हमसे क्या गुनाह हो गया जो आप हमारे घर से भिक्षा नहीं मांग रहे? बेटी, मैं तो सिर्फ उसी घर का खाना खाता हूँ जहाँ सिर्फ प्यार और एकता होती है। तेरे घर में तो कोई एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। राधा बहन साधु के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि साधु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो साधु से कहती है, रुकिए महाराज, मैं आपको गलत साबित कर देती हूँ, तब तो आप खाना खाएंगे ना। साधु हंसता है और बरामदे में आकर बैठ जाता है। राधा जोर से आवाज लगाती है, अरे बहू, जरा पानी लेकर आना। थोड़ी देर तक कोई नहीं आता। तभी साधु महात्मा उठने ही लगते हैं कि अचानक उसकी तीनों बहू पानी का ग्लास लेकर आ जाती है। तीनों बहुओं को पानी का ग्लास लेकर खड़ा देख राधा बहन साधु की ओर देखकर मुस्कुराती हैं और साधु को पानी पीने के लिए कहती हैं। लीजिए साधु जी, पानी पी लीजिए, अब तो आपको यकीन हो गया ना। बावजूद इसके साधु पानी नहीं पीता और वहां से चला जाता है। राधा समझ नहीं पाती कि साधु ने उसके घर का पानी क्यों नहीं पिया। अगले दिन फिर साधु महात्मा वहां से निकल रहे होते हैं कि राधा उन्हें फिर से आवाज देती है, अरे महात्मा जी, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? साधु एक बार फिर राधा के पास आते हैं और कहते हैं, कहीं नहीं, बस खाने की तलाश में हूँ। साधु महाराज जी, आप तो कल हमारे घर का पानी बिना पिए ही चले गए, जबकि मेरी एक आवाज में मेरी तीनों बहू पानी लेकर आ गई थी। मैंने कहा ना बहन, मैं ऐसे घर का खाना नहीं खाता जहाँ आपसी प्यार मोहब्बत और एकता ना हो। अच्छा, आपको कल की बात समझ नहीं आई। रुकिए, मैं आपको आज फिर से दिखाती हूँ। ये कहकर राधा बाहर बरामदे में बैठी जोर से आवाज लगाती है, अरे बहू, जरा बाहर तो आना। थोड़ी देर फिर कोई नहीं आता। साधु महाराज की तरफ देखकर राधा थोड़ा परेशान होकर फिर से चिल्लाती है, अरे क्या हो गया बहू, जरा बाहर तो आना। थोड़ी देर में राधा की तीनों बहुएं एक साथ बाहर आ जाती है। राधा साधु की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए बहुओं को कहती है, अच्छा अब तुम लोग जाओ। हाँ। राधा की तीनों बहुएं जब वहां से चली जाती है तो वो साधु की तरफ देखकर कहती है, देखा साधु महात्मा जी, माना आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन गृहस्थ की समझ अभी आप में नहीं है। साधु एक बार फिर मुस्कुराते हैं और वहां से जाने लगते हैं। राधा फिर उन्हें रोकती है, नहीं नहीं, आज तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा। आपके सामने मैंने ये 2 बार साबित कर दिया कि मेरे घर में तीनों ही बहुओं में आपस में बहुत प्यार है और वो मेरी बात का पालन भी करती हैं। अच्छा ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं फिर कभी आकर तुम्हारे यहाँ भोजन कर लूँगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर साधु अपने झोले से राधा को एक कांच की छोटी सी छड़ी देते हैं। इस छड़ी के सहारे तुम कभी भी गायब हो सकती हो और यही छड़ी घुमाकर तुम वापस भी आ सकती हो। मैं ये छड़ी कल तुमसे आकर ले जाऊंगा। ये कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। राधा छड़ी लेकर खुश हो जाती है। वो सोचती है कि वो गायब होकर क्या क्या कर सकती है।
तभी वो अपने ऊपर से छड़ी घुमाती है और गायब हो जाती है। गायब होकर सबसे पहले अपने बड़े बेटे के कमरे में जाती है। देखती है कि उसकी बड़ी बहू और बेटा ढेर सारे रुपए गिन रहे होते हैं। बेटा अपनी बीवी से कहता है, सारे पैसे छुपा लो, इसे जोड़कर हम बड़ा कर लेंगे और अकेले रहा करेंगे। राधा ये देखकर दुखी हो जाती है। वो दूसरे बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बीवी अलमारी में मेवे काजू छुपाकर खा रही होती है और अपने पति से कहती है, ये लीजिए जी, ये काजू बादाम खा लीजिए, बाहर तो पूरा घर खा लेगा। हार कर राधा तीसरी बहू के कमरे में आती है, जहाँ वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। वो अपने गहनों को छुपा रही होती है। राधा ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। राधा गायब अवस्था में ही बहुओं को आवाज देती है, अरे बहू जरा सुनना तो, एक गिलास पानी ले आना। राधा देखती है कि सभी बहुएं किचन में साथ होती है और एक दूसरे को पानी ले जाने को कहती है। अरे छोटी बहू, जा क्यों नहीं रही पानी देने? अरे ये माँ जी को क्या हो गया है, बैठे बैठे बस पानी खाना और कुछ आता ही नहीं इन्हें। अरे जब देखती है कि हम नहीं देना चाहते फिर भी बार बार आवाज देती रहती है। तभी राधा दोबारा आवाज लगाती है। हड़बड़ाकर तीनों ही जल्दी जल्दी ग्लास में पानी लेकर कमरे में आती है, लेकिन वहां राधा दिखाई नहीं देती। बहुएं सास को न पाकर पानी का ग्लास लेकर वापस चली जाती है। अगले दिन राधा घर के बरामदे में बैठी होती है कि तभी वहां साधु आ जाते हैं। ला बेटा राधा, जल्दी से मेरी छड़ी वापस कर दे, और हाँ जरा अपनी बहुओं को बोल भोजन भी ले आएंगी। इस बार राधा का चेहरा उतरा हुआ था। वो कहती है, आपने सही कहा था महात्मा जी, मेरे घर में एकता प्यार भाईचारा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लोग दिखते हैं जरूरी नहीं कि वो वैसे ही हो। मैं आपको अपने घर का भोजन करा के आपका नियम नहीं तोड़ना चाहती। और साधु छड़ी लेकर आगे निकल जाते हैं। घमंडी और सख्त हृदय वाली पुष्पा 92 वर्षीय अपनी सास विमला पर बहुत जुल्म करती थी। ससुर के गुजर जाने के बाद से पुष्पा ने अपनी सास विमला का जानवरों से भी बदतर हाल कर दिया था। वो उसकी गिनती घर के नौकरों में करती, उसे अलग थाली में खाना देती, रहने के लिए अलग छोटा सा कमरा। ये सब देख पुष्पा के पति आलोक को बेहद दुख होता, लेकिन वे चाहकर भी ना कुछ कह पाते ना कुछ कर पाते। एक तरफ उसकी 92 वर्षीय वृद्ध माँ थी, तो दूसरी तरफ उसकी धर्मपत्नी। वो करता भी तो क्या करता, वो असमंजस में पड़ गया था। तभी एक दिन पुष्पा अपने पति आलोक से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बेटे राहुल की भी शादी करा दे। देखो ना, घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है और वो बुढ़िया की देख रेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है, हम राहुल के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं, वैसे भी अब उसकी उम्र हो चुकी है। पुष्पा राहुल की शादी के बारे में सोचकर मन ही मन खुश होने लगती है। दरअसल पुष्पा अपने लिए एक ऐसी बहू की तलाश में है जो गाय से भी ज्यादा सीधी और कोयल से भी ज्यादा मीठी हो। बहुत ढूंढने और जांच परखने के बाद देविका के साथ आखिरकार उसकी तलाश पूरी होती है। वो देविका को राहुल के लिए पसंद कर लेती है और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी शादी करा देती है। ऊंचे संस्कार और सरल स्वभाव वाली देविका ने ससुराल में पहले दिन से ही सबका दिल जीत लिया। वो रोजाना अपने ससुराल में दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करती और सबका अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन देविका सबके लिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाती है। सभी लोग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। देविका अपनी दादी सास का भी हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और उन्हें खाना परोस ही रही होती है कि पुष्पा उसे रोक लेती है। ठहरो देविका। क्या हुआ मम्मी जी? देविका, तुम इस घर में नई हो इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी दादी सास के लिए अलग थाली है, वो इस थाली में नहीं खाती। देविका मुड़कर विमला की तरफ देखती है और फिर अपनी सास पुष्पा से प्रश्न करती है, लेकिन मम्मी जी, रसोई में तो यही प्लेट थी। तुम यहीं ठहरो, मैं इनके लिए प्लेट लेकर आती हूँ। पुष्पा रसोई में किसी कूड़ेदान की तरह पड़ी प्लास्टिक की प्लेट लेकर आती है और उसी में विमला के लिए खाना लगाती है। जब ये सब देविका देखती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है और फौरन उठकर रसोई घर से दूसरी प्लास्टिक की प्लेट भी ले आती है। अरे बेटा, ये दूसरी थाली तो किसके लिए लाई है? देविका मासूमियत के साथ जवाब देती है, आपके लिए मम्मी जी। हाँ, मेरे लिए? पर क्यों? माँ जी, जब आपने अपनी सास यानी मेरी दादी सास को प्लास्टिक की प्लेट में खाना लगाया तो मैं समझ गई कि ये ज़रूर आपके घर की कोई परंपरा होगी, इसलिए मैं आपके लिए भी ये प्लास्टिक की प्लेट ले आई। अब आप अपनी सास के लिए इस प्लेट में खाना लगा दीजिए और मैं अपनी सास के लिए इसमें खाना लगा देती हूँ।
देविका की बातों से पुष्पा हैरान हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी बहू देविका की मासूमियत पर खुश हो या फिर उसकी नासमझी पर दुखी। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और अब देविका को घर का माहौल और सास का स्वभाव सब समझ में आने लगता है। एक दिन सुबह पुष्पा अपनी सास यानी विमला को उसके कपड़े धोने के लिए कहती है और ये सब दूर से देविका देख लेती है। उसके कुछ ही समय बाद देविका आती है और अपनी सास पुष्पा से कहती है, मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब लगा लिया है। अब मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे लेकिन बेटा, तूने कपड़े नहीं धोए? मेरे कपड़े तो अंदर कमरे में ज्यों के त्यों पड़े हैं। मैंने आपके कपड़े नहीं धोए मम्मी जी। आप जब दादी से बोल रही थी ना कि आज उन्हें अपने कपड़े खुद धोने होंगे, तो मैंने सब सुन लिया था। फिर मुझे लगा आज पूर्णिमा भी है, इसलिए शायद ये आपके घर की कोई रस्म होगी, तो मैंने आपके कपड़े भी नहीं धोए मम्मी जी। देविका की बातें सुनकर पुष्पा अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, ये तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सीधी है। अब क्या करूं मैं इसका? इस बुढ़िया ने मुझे परेशान करके रख दिया है। एक तरफ वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधी मेरी बहू, जो मेरी हर हरकत को इस घर का रिवाज समझ लेती है, और दूसरी तरफ ये बुढ़िया जो रोज़ अपना बिस्तर गंदा कर देती है। आए बुढ़िया, अब कौन करेगा ये बिस्तर साफ? बाहर से नौकर बुलाने पड़ेंगे क्या? चल जल्दी से अपना बिस्तर साफ कर, गंद मचा कर रखा है। बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, फिर तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तभी वहां आलोक, देविका और उसका पति आ जाता है। क्या हुआ पुष्पा, तुम माँ पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना अपनी माँ को, इस बुढ़िया ने अपने बिस्तर का क्या हाल कर रखा है। कितनी बदबू आ रही है इस बिस्तर से, किसी काम की नहीं ये बुढ़िया। आप एक काम क्यों नहीं करते, इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? आलोक ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो मन ही मन अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी तो मांगता है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोलता। बहू, ऐसा मत कर बेटा, तू जैसा बोलेगी मैं ठीक वैसा ही करूँगी। मैं अभी इस बिस्तर को साफ कर देती हूँ, पर प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकाल। यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इसी घर में रहना चाहती हूँ। माँ जी, दादी सास का बिस्तर मैं साफ कर दूंगी और अब से आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। आप प्लीज़ दादी को वृद्धाश्रम मत भेजिए। हाँ माँ, दादी को रहने दीजिए ना यहीं पर, उनके बिना ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो बेटा, इनका जाना ज़रूरी है। अब इनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। इतने में देविका वहाँ से चली जाती है और कुछ ही मिनट बाद एक बड़ा सा बैग लेकर वहाँ पहुँच जाती है। देविका के हाथ में बैग देखकर सब अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे देविका, तुम ये बैग कहाँ से लाई? तुम कहीं जा रही हो क्या? माँ जी ने अभी तो बोला थोड़ी देर पहले कि अब उनकी सास बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी असली जगह वृद्धाश्रम में ही है, तो मैं ये दूसरा बैग उनके लिए भी ले आई। वो क्या है ना, उम्र तो अब मम्मी जी की भी हो चुकी है, कल तो जाना ही है। इससे अच्छा अभी चली जाएंगी तो दादी सास को भी एक सहारा मिल जाएगा। क्या? क्यों बहू, तू मुझे वृद्धाश्रम भेजेगी हैं अपनी सास को? मम्मी जी, अगर आप इस परंपरा का पालन करेंगी तो मुझे भी तो इस परंपरा का पालन करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, ससुराल में बिल्कुल अपनी सास के नक्शे कदम पर ही चलना। जैसा वो करें और जैसा वो रहे, ठीक वैसा ही रहना। तभी मैं एक अच्छी बहू बनने में कामयाब हो पाऊंगी ना सासू माँ। देविका की ये बातें सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देविका की बातों में उसे मासूमियत के साथ साथ आज बहुत सी चीजें सुनाई देती हैं, जो चीख चीख कर बताती है कि वो आज तक कितना गलत करते आई हैं। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अपने ससुर के देहांत के बाद मैंने न जाने अपनी सास पर कितने अत्याचार किए, उन्हें कितना जलील किया, खरी खोटी सुनाई। आज अगर तू नहीं होती तो मुझे कभी अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता। देर से ही सही आपको अच्छे बुरे का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी, तो अब आपके सामान का क्या करना है?
अरे जा जाकर इसे मेरे कमरे में रख कर आ जा। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं साथ में रहेंगे। बहू, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तेरा किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। जो चीज़ तूने 2 दिन में पुष्पा को समझा दी वो मैं बरसों से कहने की हिम्मत तक ना कर सका। पापा जी, ज़रूरी नहीं कि हर बात कहकर भी बताई जाए, कभी कभी अपनी गलतियों का एहसास कराना भी ज़रूरी होता है। और मैंने भी मम्मी जी के साथ ठीक वैसा ही किया, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराया और देखिए आज सब ठीक हो गया। सच में देविका, तुमने आज हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। अब पुष्पा सुधर जाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी देविका को सौंप देती है और अब उनका परिवार एक सुखी और समृद्ध परिवार की तरह रहने लगता है।